ने एक शब्द का उपयोग किया है जिसका नाम है प्रमेयिका। इसका मतलब है कि एक ऐसा सिद्ध कथन जिसका उपयोग अन्य किसी कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रमेयिका मतलब हो गया कि यह पहले से ही सिद्ध। उदाहरण में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि 4052 और आपके पास है 12576 का हमें एचसीएफ निकालना है, और ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। वैसे तो हम लोग इसे पहले एक नियम से करते थे, पहले उनको जानते हैं और धीरे धीरे इस पर भी जानते हैं कि आखिर क्या क्या किया जाता था। तो दोनों में से आप देखिएगा, पहले हल करने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो इसमें देखिएगा कि आपका 4052 ये छोटा है और 12576 के लिए, तो इसमें जो छोटा है इससे हम लोग बड़े वाले में भाग करेंगे। कैसे करेंगे भाग? तो अगर लिखें हम इसको 12576, तो हम यहाँ पर भाग देंगे 4052 से। तो कितना बार देना पड़ेगा? लगभग 3 समय तक। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या क्या? 3 से गुना करते हैं 6, सही बात है। 3 से 5 15, सही है। एक बचा है और एक आ गया यहाँ पर हमको, और 3 से 4 बार में 12 आता है। जब अगर हम घटाते हैं इसमें तो 0 आ गया सच में, 7 में से 5 गया 2 सच में आ गया है, और यहाँ 4 आता है। पुनः 420 में इसको हम लोग 4052 में भाग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि कम से कम हम लोग 9 बार कर देते हैं। जैसे 0 और 9 18, 8 1 हो गया, और 9 36, 1 37। फिर से घटाते हैं, तो घटाने के बाद हमें मिलता कितना है? 2 तो ऐसे आ गया, 15 में से 2 7 जाएगा, और यहाँ फिर 2 हो गया। फिर हम लोग इसे 420 में फिर से हम भागा दे रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कि जब भागा देते हैं तो 2 टाइम से तो नहीं, लेकिन मुझे 1 टाइम लगेगा ज़रूर यहाँ पर। तो 272 लिख देंगे। फिर घटाते हैं इसको हम लोग, तो 8, फिर कितना बचा? 4 1, सच है। फिर इससे हम लोग 272 में भाग लगाते हैं। तो अगर देखा जाए इसके लिए तो हमें एक बार लगेगा, तो 148 रखते हैं। कितना आएगा? 12 में से जब 8 गया तो 4 आएगा, और यहाँ पर आपको 6 में से 2 बचा, 124। फिर 124 से 148 में डिवाइड करते हैं 1 टाइम, 124, तो आपको फिर से 24 आ गया। और फिर से अगर हम भागा देंगे 124 में, तो देखा जाए कि 124 का भागा देने पर हमें 5 टाइम लगाते हैं, कम से कम 5 टाइम लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ 4 आ गया लगभग, और इसमें भागा देंगे हम लोग 24 से, तो 6 टाइम में कितना हो गया? 6 टाइम में आता है 4 से 6 बार में 24, और डिवाइड ख़त्म हो गया। अगर इसी बात को हमें पुनः जानना है तो इस तरह देखिए कि ये सब तो हम लोग क्रियाक्रम किए हैं। अब हम इन्हीं को दोबारा लिखते हैं। जो काम किए हैं यहाँ पर, इसे दूसरे तरीक़ा से अगर देखें तो हम लोग देखेंगे
इसमें पाते हैं कि 12×5=76 को हम लोग लिख सकते हैं, जो इसे पहले पढ़े थे कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका में। इसे देखते थे कि हमें लिख सकते हैं 4052 गुना 3 और जोड़ करेंगे कितना से 420, क्योंकि यहाँ देखिएगा फिर से 420 से हम लोग भागा दिए हैं इसमें, तो इसको उतार करके यहाँ रखते हैं। फिर से रखेंगे 4052 बराबर आपको 420 गुना 9 करते हैं और जोड़ करेंगे 272। फिर हम लोग इसे अगले चरण में देखेंगे तो 272 से फिर 420 से भागा दिए हैं, तो 420 बराबर 272 गुना कितना करेंगे 1 टाइम किए हैं और जोड़ 148 होगा। फिर से हम लोग 272 में भाग दिए हैं 148 से, तो 148 मल्टीप्लाई 1 और तब ऐड करेंगे 124। इसके बाद 148 में फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 124 से, तो 124 को मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, तो 1 टाइम लिखेंगे और प्लस 24 आ जाएगा। तो 124 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 टाइम्स और प्लस लिखेंगे 4। लेकिन 24 को जब डिवाइड करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 6 आ रहा है और प्लस 0 आ रहा है। इसे इस तरह समझते हैं, थोड़ा सा और भी लिया जाए कि अगर हम इसको फिर से लिखें तो फिर से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 24 बराबर 4 गुना 6। आप ध्यान से देखिएगा कि ये 24 4 से मेरा डिवाइड है, मतलब भाग लग सकता है, तो 4 से भाग लग सकता है इसमें और इसमें भी लग सकता है। देखिएगा 4 यहाँ पर भी है और 4 इससे भी निकल सकता है। इस तरह से 4 से भाग लगने के लिए 12,576 और 4,052 दोनों तैयार हैं। तो कैसे किए थे, इसको फिर यहाँ लाए थे और इसे यहाँ लाए थे। इसी तरह से देखिएगा तो फिर यहाँ से यहाँ आ गया था, आइए यहाँ आता है। तो नियम लिखने का इसका यही एक तरीका है। अगर आप इस तरह से हम लोग समझा सकें तो ये ठीक रहेगा। अब बात बची है कि अगर आप जब चरणबद्ध से लिखिएगा तो चरणबद्ध तरीका से लिखने के लिए आपको ये हो गया, आपको प्रथम चरण, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से आगे हम लोग इस चरण में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे और लास्ट में हम लोग इस तरह लिखेंगे कि यह इस दोनों का HCF हमें 4 के बराबर हो रहा है। तो लिखेंगे HCF, किसका HCF निकाले थे हम लोग निकाले थे 12,576 और 4,052 का। ये हो गया आपके पास 4 आंसर में। इस तरह से HCF आपका आंसर निकल गया 4। समझाने की थोड़ा अगली कड़ी में थोड़ा सा हम लोग उल्टा समझते हैं, थोड़ा सा और जो चीज़ हम लोग यहाँ देखे हैं इनको थोड़ा सा अगले चरण में हम और भी इससे बढ़िया तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा कि HCF 24 और 4 का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसी तरीक़ा से
HCF किसका 124 और 24 का भी 4 ही होता है, और HCF और किसका लेंगे हम लोग, इससे आगे बढ़ें तो 148 और 124 का भी HCF 4 के बराबर होता है। इसी तरीक़ा से HCF निकालना है हमको 272 और 148 दोनों का 4 होगा। HCF निकालना है हमें 420 और 272 का, तो ये भी 4 ही होगा। अगले चरण में देखते हैं HCF जब निकालना है मुझे है 72 पर आ गए हैं, 420 पर आ गए हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 4052 और 420, इसका भी हमें HCF 4 ही होगा। और फिर लास्ट में हम लोग HCF लिखते हैं कितना 12,576 और 4052 का, तो ये भी 4 के बराबर होगा। ये 4 है। तो वास्तविक संख्या के चैप्टर का अगला उदाहरण देखते हैं कि सवाल दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक समझते होंगे, पूर्णांक को लिखेंगे अगर तो पूर्णांक का मतलब होगा 0 1 2 3 4 5, अब माइनस में भी -1 -2 -3, इधर से आप लोग इसमें ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है। चलिए तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिएगा तो आपको मान लेते हैं कोई संख्या है जिसे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ज़रूर इसका भागफल q होगा, साथ में इसका शेषफल r के बराबर होगा। लेकिन अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेय में कि भागफल 2 से छोटा होना चाहिए और ये 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर कोई कहा है यहाँ पर कि कोई भी पूर्णांक है, लेकिन हम यहाँ पर भागफल और शेषफल की बात कर लेते हैं। तो भागफल जो q का मान हो सकता है वो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इस बात को समझने में शायद आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ हमेशा कहा गया है कि भाजक से मतलब 2 से हमेशा छोटा ही भागफल होगा। तो इसके लिए मेरे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन आ गए थे हम लोग, तो प्रथम जब हम लोग मान लेते हैं कि लिखते हैं जब q बराबर 0 होगा तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 2q प्लस 0 लिखेंगे। सच बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ का अगर वैल्यू देखते हैं तो इसको लिख सकते थे a इक्वल टू 2q प्लस r के फॉर्म लिखेंगे,
लेकिन r मतलब भागफल जो है यह 0 और 1 के बराबर है। तो पहली बार हमने 0 लिया है और दूसरी बार हम लोग 1 लेकर देखेंगे। तो जब हम लोग a इक्वल टू 2q लिखते हैं और किसी भी संख्या को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, मतलब 2q दुगुना अगर करते हैं, तो वह, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 2 से गुना करेंगे तो वह सम संख्या के रूप में ही आएगा। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आपको यहाँ पर a बराबर 2q फॉर्म में जब भी आ गया तो यह एक सम संख्या दिखाता है, सम संख्या के रूप में है। अगले चरण में देखते हैं, जब कंडीशन ले लेते हैं दूसरा कि जब r बराबर, यहाँ पर q नहीं बल्कि r होना चाहिए, यहाँ पर हमको, यहाँ आप r लिख दें। अगर यहाँ पर देखा जाए, जब r इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है, तो a इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2q प्लस 1 के रूप में। जब हम लोग 2 से भाग देंगे, 1 अगर शेष बचता है तो जरूर है कि यह विषम संख्या के रूप में रहेगा, संख्या का रूप। तो यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी संख्या को ये कोई संख्या है 2 से डिवाइड करेंगे या 2 से भाग देंगे तो क्वेश्चन q होगा, रिमाइंडर r होगा। तो ये जान लेना है कि 2q फॉर्म में जो भी होगा वह हमेशा ही सम संख्या, और 2q प्लस 1 के रूप में जब भी लेंगे तो यह विषम संख्या के रूप में आएगा। उदाहरण नंबर 3 में देखिए, यहाँ दर्शाया कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो थोड़ा समझने के लिए हम लोग इसे फिर से उसी रूप में आते हैं। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि a को अगर हम लोग भाग देते हैं किसी भी नंबर से, तो यहाँ किसी भी नंबर की जगह हम 4 का उपयोग करते हैं। तो 4 से अगर भाग देंगे तो भागफल मेरा q और शेषफल r के रूप में रखते हैं। फिर से वही बातें यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो भागफल है वह 4 से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर तक संभव है। तो r का मान 0, 1, 2, 3 तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट बराबर नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको छोटा ही होना चाहिए, तो वो भी पूर्णांक के रूप में। तो हमें, मेरे पास 4 ऐसे कंडीशन आता है। तो प्रथम कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि जब r बराबर 0 होगा तो क्या होगा। तो जब r बराबर 0 होगा तो a इक्वल टू आप लिखा जा सकता है 4q प्लस 0। इसका मतलब a इक्वल टू होना चाहिए 4q। अगर आप फिर से इसको लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 2q लिखा जा सकता है, जो कि इससे पहले के फॉर्म में अगर 2 इस तरह बड़ा q लिखते हैं, मतलब अगर q इक्वल टू 2 स्मॉल q मान लेते हैं तो फिर उसी फॉर्म में आ गया जो हम लोग उदाहरण 2 में देखे थे। इसका मतलब हुआ कि 4q वाला फॉर्म जो होगा एक सम संख्या के रूप में है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है इसका कि जब r बराबर
1 रखते हैं तो आप लिख सकते हैं इसमें a इक्वल टू 4q + 1। एकदम सच बात है कि हम लोग एक अगर किस में आ रहा है, शेषफल के रूप में आ रहा है, तो यह जरूर है कि एक विषम संख्या के रूप में है। अगर हम लोग इसे उदाहरण 2 को मिलाना चाहेंगे तो हम लोग जैसे माने थे कि 2q को हम लोग कैपिटल Q मान लेते हैं, तो इस फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे इसे तो लिख सकते हैं कि 2 कैपिटल Q, क्योंकि 2q का मतलब अगर आप 4q को ऐसे लिखेंगे तो 2 गुना 2q कर सकते हैं और 2q की जगह पर 2 कैपिटल Q लिख सकते हैं। तो इस रूप में लिखेंगे तो 1, जो मुझे पहला फॉर्म में आ गया, जो कि एक तरह का विषम संख्या के रूप में है। आपको समझ में आता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन लेते हैं कि जब r बराबर 2 होगा तो क्या हो सकता है। तो फिर आप लिखिएगा ऐसे 4q प्लस r की जगह पर 2 लिखेंगे तो ज़रूर है कि 2 इसमें से और इसमें दोनों में कॉमन लेते हैं तो 2 गुना कर देंगे तो 2q + 1 लिख सकते हैं। तो ये तो बात सत्य है कि 2q + 1 जो है विषम संख्या है, लेकिन 2 से गुना करने के बाद अगर हम लोग 2 से जब गुना कर देते हैं किसी भी संख्या विषम संख्या को तो सम संख्या ही प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि a बराबर 4q + 2 का जो फॉर्म होगा एक सम संख्या के रूप में होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर से जब r के बराबर 3 रखते हैं, क्योंकि 3 तक तो आ सकता है, जब 3 आएगा तो हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, देखिए a इक्वल टू 4q + 3 के फॉर्म में आ गया। तो इस 3 को हम लोग 2 + 1 के रूप में लिखते हैं। थोड़ा सा देखिएगा 4q + 2 + 1, तो इसे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2q + 1 के फॉर्म में आ गया +1। यहाँ देखिएगा कि 2q एक तरह का विषम संख्या है और विषम संख्या में 2 से गुना करने के बाद एक सम संख्या बन गया, और सम संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आता है। इसका मतलब हुआ कि a बराबर 4q + 1 4q + 3, यहाँ थोड़ा सा इसे मिटा के लिखा जा सकता है कि अगर हम मुझे लिखूँ 4q + 3 तो ये हमेशा एक विषम संख्या के रूप में आएगा। तो ऊपर हम लोग 4 कंडीशन देखे हैं, जहाँ पर कि r बराबर 1 और r बराबर 3 जब आता है तो दोनों कंडीशन में देखेंगे कि 4q + 1 और 4q + 3 दोनों समय में मुझे विषम संख्या प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप इसको समाप्त कर। उदाहरण 4 को जब देखिएगा तो स्पष्ट है कि एक प्रश्न पूरी तरह से दिया गया है कि लिखा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। तो और 130 बादाम की है। तो इनमें से कौन ऐसी ढेरियां बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब 1 2 इस तरह से हम ढेर सारा ढेर बना रहे हैं
जिसमें प्रत्येक में बराबर संख्या में काजू की बर्फ़ी और बराबर संख्या में बादाम की बर्फ़ी होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट कहा दिया है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। बात सच है इसमें। तो इस प्रकार के लिए इस को प्राप्त करने के लिए हमें जो संख्या निकलेगा वह HCF निकालना पड़ेगा। किसका? 420 और 130 का। दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सिंपली हम लोग पहले भी नियम जानते हैं कि 420 लेंगे और इसमें हम लोग 130 से डिवाइड करते हैं। तो लगभग 3 टाइम में 3 39 हो जाएगा। 0 12 से 3 बार हो गया। फिर से डिवाइड करेंगे तो मुझे 130 के लिए कितना बार लगना चाहिए? 4 बार में 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 आ जाएगा और 30 को फिर से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में 30 आएगा और 0 आएगा। तो इसी को हम लोग फिर से लिखना चाहेंगे किस फॉर्म में? यूक्लिड का एल्गोरिदम में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा 30 और 10 का जो HCF है, HCF किसका? 10 और 30 मान लेते हैं तो ये कितना होता है? 10 होता है। इसी तरीक़ा से HCF जब लेना चाहेंगे 30 और 130 का, तब पर भी ये 10 के बराबर होगा। साथ में HCF लेना चाहेंगे 130 और 420 का, तो 10 का आएगा। इसका मतलब है कि HCF हमें कितना का आ गया? 10 का आ गया है। तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं और लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की बर्फ़ी जो होगी में के लिए 10 विक्रेता मतलब 10-10 की ढेरी बना सकता है। 10-10 की ढेरी बनाने का मतलब हम थोड़ा सा इसे और भी विस्तार से समझते हैं। जैसे 42 हो गया यहाँ पर, 420 और कितना है? 300 कितना? 130 है। तो इस तरह की बर्फियाँ का अलग अलग बराबर ढेर समझिए है। तो आप छोटा छोटा ढेर बनाएंगे। कितना का? छोटा छोटा ढेर बनाएंगे। तो छोटा छोटा ढेर बनाएंगे तो इसमें बनाएंगे तो पहला ढेर बनेगा आपका कितना का? थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में ये है कि 420 को हम लोग 10-10 का ढेर बना सकते हैं। तो 10 की ढेरी बनाना ज़रूरी है। तो 10 के लिए बात करते हैं तो कैसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 10 के लिए 10 ढेरी बना सकते हैं आप। 10 से आप भाग दीजिएगा तो ये 42 होता है इसमें, और इसमें 13 होता है। तो एक ढेरी हो गया। फिर 42 प्लस 13 एक ढेरी हो गया। 42 और प्लस 13, इस तरह से आप 10 ढेरी बना सकते हैं।